हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज हम उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 यानी कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 का एक्ट नंबर है ये 5 ऑफ 1954 और ये लागू हुआ था 8 मार्च 1954 को और राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको मिली थी 4 मार्च 1954 को। इसमें टोटल चैप्टर है 5 और टोटल सेक्शन है 54। आज हम इसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो बताता है प्रीलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक। तो इसमें सेक्शन 1 बताया गया है शॉर्ट टाइटल एक्सीडेंट एंड कॉमेंसमेंट। तो ये तो सभी में होता है, आप लोगों को पता ही है। और सेक्शन 2 जो है वो रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 2 को रिपील किया गया है उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या सन 1939 के द्वारा। तो हम आज इसका सेक्शन 3 डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। और सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन है तो हम इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली डेफिनेशन है इसकी सहायक चकबंदी अधिकारी। सहायक चकबंदी अधिकारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदनगत बने नियमों के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करे और इसके अंतर्गत सहायक समकोणीय अधिकारी भी है। तो सहायक चकबंदी अधिकारी कौन होता है? जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और समकोणीय अधिकारी क्या होता है? ऐसा अधिकारी जो 90 डिग्री का कोण यानी से संबंधित कार्य या कर्तव्य को निभाता है, जैसे वो सर्वेक्षण, निर्माण या भूमि में समकोणों का उपयोग करता है, तो वो होता है सहायक समकोणीय अधिकारी। अब देखते हैं सेकंड डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है, चकबंदी। चकबंदी का तात्पर्य एक कटक के जोतों की विभिन्न खातेदारों के बीच इस प्रकार पुनः व्यवस्था करने से जिससे कि उनके अपने अपने खाते अधिक सहंत हो जाएं। यानी कि चकबंदी का मतलब है कि बिखरे हुए भूखंडों को एक साथ लाकर अधिक प्रबंधनीय टुकड़ों में मिला दिया जाता है। यानी कि जगह जगह पर किसानों की भूमि बिखरी हुई है अलग अलग, उन्हें एक जगह पर भूमि व्यवस्थित तरीके से दे दी जाए, प्रदान कर दी जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 का। इसमें बताया गया चकबंदी क्षेत्र। तो उसका तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसके लिए धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। तो धारा 4 में क्या बताया गया है? धारा 4 में बताया गया है कि डिक्लेयर एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंसोलिडेशन, वो इसके अधीन चकबंदी क्षेत्र होते हैं जिसमें सरकार डिक्लेयर कर देती है उन क्षेत्रों को। और पर इनके वो भाग इसमें सम्मिलित नहीं होंगे जिन पर 1950 के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 1950 या किसी अन्य विधि जिसके द्वारा जमींदारी प्रणाली समाप्त कर दी गई है के उपबंध लागू ना हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 2AA चकबंदी समिति। तो चकबंदी समिति का तात्पर्य उस समिति से है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियत रीति से संगठित की जाए। यानी कि चकबंदी क्षेत्र के लिए व्यवस्था करने के लिए जो समिति बनाई जाती है उसे चकबंदी समिति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 खा चकबंदी लेखपाल। तो चकबंदी लेखपाल का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदनगत बने नियमों के अधीन चकबंदी लेखपाल के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करे तथा चकबंदी क्रियाओं के अधीन क्षेत्रों में यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 के अधीन नियुक्त लेखपाल भी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि चकबंदी लेखपाल वो होते हैं जिससे राज्य सरकार इस अधिनियम के या बनाए गए नियमों के अधीन चकबंदी लेखपाल नियुक्त करे उसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेक्शन 3 का सब क्लॉज 3 चकबंदी अधिकारी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम अथवा तदनगत बनाए गए नियमों के अधीन चकबंदी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त करे और इसके अंतर्गत समकोण अधिकारी भी है। यानी कि चकबंदी अधिकारी भी वही अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन नियुक्त करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेक्शन 3 के सब क्लॉज 3 के ख
चकबंदी योजना। तो चकबंदी योजना का तात्पर्य किसी कटक में चकबंदी की योजना से है। तो चकबंदी योजना क्या होती है? चकबंदी योजना वो होती है जिसमें किसानों की बिक्री हुई भूमि को एक ही स्थान पर एकत्रित किया जाता है, तो उसको चकबंदी योजना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 क्या कहता है? चकबंदी संचालक। तो चकबंदी संचालक का तात्पर्य भी वही है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी संचालक का कार्य करने के लिए नियुक्त करे, और इसके अंतर्गत संयुक्त चकबंदी संचालक भी आता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 4B जिला उप संचालक चकबंदी। उसका तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो तत्समय जिले का कलेक्टर हो, यानी कि जिला उप संचालक चकबंदी होगा वो जिले का कलेक्टर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4C जोत। जोत का तात्पर्य भूमि के ऐसे भाग अथवा भागों से है जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त रूप में एक खाते के अधीन अधिकृत हो। नेक्स्ट देखते हैं 5 भूमि। भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण तथा पशुपालन, जिसके अंतर्गत मत्स्य संवर्धन और कुक्कुट पालन भी है, से संबद्ध प्रयोजनों के लिए हो, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, जैसे 1 जोत का विभाग जो मकान या अन्य तत्समय रचना का स्थल हो, और 2 ऐसे पेड़, कुएं और अन्य समुद्रियाँ जो उन घाटों में हो जिनसे मिलकर जोत बनी हो। ये सब भूमि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि भूमि में कृषि करना, उद्यानकरण, पशुपालन, ये सब भूमि के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 10 में दे रखा है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार का तात्पर्य यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार से है, तो वो तो पता है, बस इसका ये ध्यान रखना है सेक्शन 3 के सब क्लॉज 10 में है ये राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 खातेदार। खातेदार का तात्पर्य अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर अथवा अनंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर से है, यानी कि इसके अंतर्गत खाते जाने की ट्रांसफरेबल राइट वाले भूमिधर और नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाले भूमिधर। इसमें आसामी, सरकारी पट्टेदार या सरकारी अनुदान ग्रहीता या सरकारी कृषि समिति जो ऐसी शर्तों को पूरा करती हो जो नियत की जाए भी हैं, तथा अब नेक्स्ट है 11 का कटक। कटक का तात्पर्य ऐसे गांव या उसके भाग से है, और यदि चकबंदी संचालक सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा यह विज्ञप्ति करे तो ऐसे 2 या अधिक गांव अथवा उनके भागों से है जिसके या जिनके लिए चकबंदी की एक ही योजना बनानी है। यानी कटक का तात्पर्य एक गांव या उसके भाग से है, या यदि चकबंदी संचालक सरकारी गजट में प्रकाशित हो तो 2 या अधिक गांव या उनके भागों से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 12 कहता है कि उन शब्दों पदों के, यानी कि जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है शब्द, पर जो यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 में प्रयुक्त अथवा परिभाषित हैं, तो वो इस एक्ट में भी प्रयोग किए जाएंगे। और जो इस अधिनियम में अथवा यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 में परिभाषित नहीं है, किंतु जो 1950 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में प्रयुक्त अथवा परिभाषित हैं, तो उनके भी वही अर्थ लगाए जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 13। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश एक्ट संख्या 1 1951 तथा यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 के संबंध में अभिदेश समय समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम एक्ट के संबंध में अभिदेश समझे जाएंगे। इसका कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है। जो मैंने सेक्शंस बताए हैं ऊपर वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस डेफिनेशंस क्लोज को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की मैं इसके MCQ नेक्स्ट पार्ट में आपको कराऊंगी। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।